यस सर। यस ठीक है। तो ये हम जो पीपीटी देख रहे हैं सेक्युलरिज्म, आगे आने वाला यूनिट है। इसमें 2-3 पॉइंट जो छूट गए हैं कम्युनलिज्म में। फर्स्टली लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट। 3 पॉइंट है। लेजिस्लेटिव मेजर। अंडर द लेजिस्लेटिव मेजर 2009 में सुप्रीम कोर्ट बैन्स इलीगल रिलीजियस कंस्ट्रक्शन ऑन पब्लिक लैंड। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में एक डिसीजन दिया जिसमें कहा कि कोई भी रोड पे, सड़क पे, जैसे मजार बना दिया, हनुमान जी का प्रतिमा रख करके बीच पब्लिक प्लेसेस पे घेर के एक मंदिर बना दिया, तो ऐसे पार्क में बना दिया, तो इन्होंने बैन किया कि कोई भी हिंदू मुस्लिम किसी भी कम्युनिटी के लोग रोड पे। अब दिल्ली में तो ऐसे ऐसे हैं कि पूरा 1 नंबर का रिंग रोड आया है और बीच में एक मजार है, रोड को मुड़ के जाना पड़ा है, मतलब मजार हट नहीं सकता वहां से, यानी विवाद हो जाएगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगा, सेंसिटिव इश्यूज है, इस नाम पे सरकार उसको छेड़छाड़ नहीं करते कि दो कम्युनिटी के में तनाव हो जाएगा। ठीक है नहीं, मतलब रोड आप मुड़ करके रेलवे ट्रैक को मोड़ लो लेकिन वो मजार वहीं रहेगी। शनिदेव का मंदिर कहीं लगा दिया, कहीं और हनुमान जी रख दिया, कहीं किसी पीपल पेड़ के नीचे, अब वहीं पर पता चला कि वो टेढ़ा हो मेढ़ा हो लेकिन वो हटेगा नहीं। तो दिस इज ये, इसको बैन किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये इलीगल है। देन सुप्रीम कोर्ट स्टेज इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट ऑन अयोध्या। अयोध्या का जो मामला है उस पर तो देखे होंगे, अब फाइनली तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओके कर दिया, तो अब इशू सॉल्व है। ये नहीं, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को लेकर के जो था, उन्होंने दोनों को, उनको 5 एकड़ जमीन दिया, न तो किसी की जीत हुई न हार हुई। हिंदू को मंदिर बनाने का पूरा अधिकार दिया, और एरिया जो था हिंदुओं को दिया, और मुसलमानों को भी 5 एकड़ जमीन हट करके उसी जगह पर में अयोध्या में ही दी। फिर कम्युनल वायलेंस बिल 2013, ये मुजफ्फरनगर दंगा के बाद भारत में यह कानून लाया गया था कि इस कानून के तहत, कम्युनल वायलेंस बिल 2013 के तहत, कोई भी लीडर, एमएलए, एमपी या सोशल एक्टिविस्ट यदि अपने भाषण में भड़काऊ भाषण देते हैं, उनके भाषण से लगता है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट्स हर्ट हुआ है, किसी कम्युनिटी की भावना आहत हुए हैं, तो उसको सबसे पहले कार्रवाई किया जाएगी। और इस बिल के तहत, जब इस कानून के तहत जब एक्ट बन गया है, कार्रवाई होगा तो उसको सबसे पहले जेल जाना पड़ेगा, नॉन अवेलेबल उस पर जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो कम्युनल वायलेंस बिल जो है, ये भी एक अलग से कानून बने हैं कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत कार्रवाई किया जाए, अरेस्ट किया जाए, जो भड़काऊ भाषण देते हैं, मंच पे खड़े होकर के पब्लिक प्लेसेस में जन भावना को भड़काते हैं। दिस इज ये। अब इसमें देखो कई प्रकार से क्वेश्चन का जो डिजाइन है, क्वेश्चन की जो रूपरेखा है, हमारा ये कंटेंट है, हमारे ये मटेरियल्स हैं। अब इसमें क्वेश्चंस की अलग अलग सेक्शन से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको क्वेश्चंस मेनी टाइम्स ऐसे आते हैं कि भारत में कम्युनलिज्म की नेचर, elaborate the nature of communalism and its consequences on society. Many times the question asks what are the major factors of communalism और हिंदू मुस्लिम कम्युनलिज्म इन इंडिया, इस ढंग से क्वेश्चंस आ जाते हैं। मेनी टाइम कहेगा इवेल्युएट द हिस्ट्री ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, तो आप ब्रिटिश पीरियड से उसको शुरू करेंगे। तो ये सारे जो हैं, मैंने एक थ्योरेटिकल जिससे जितनी भी चीजें हैं उन सबको मैंने एक्सप्लेन किया है आपके सामने, नहीं। तो आप ध्यान रखें, आप लोगों को अभी आप 2-4-5 मिनट का, मैं 2-3 मिनट का टाइम देता हूं एवरीबॉडी, कि आप लोगों को कम्युनलिज्म टॉपिक से कोई क्वेश्चन, कोई फ्रेमिंग, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर कोई ऐसे चीज, डाउट्स सेशन है हमारा, आप लोग पार्टिसिपेट करें इसमें, ठीक है। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाँ, Sir, distinguish between religiousness and communalism. Given one example, and हाँ, how the religiousness or religiosity has transformed into communalism यस, after independence. हाँ यस, बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन तुमने सही पढ़ा है। रिलीजियोसिटी जो होता है, रिलीजियोसिटी एंड रिलीजियसनेस, ये एक तरह का एक बहुत ही मैक्रो लेवल कॉन्सेप्ट है। ये आस्था है, विश्वास है, इसमें पायसनेस है, या एक पॉजिटिव सेंस में है कि रिलीजियोसिटी का मतलब कि हर एक व्यक्ति को अपनी आस्था, विश्वास, देवी देवता या जो उनका मोड ऑफ वर्शिप है, उसके प्रति यदि हम एक रेस्पेक्ट की भाव रखते हैं,
हमें मान लो कि हम अपने देवी देवताओं के प्रति उनके रिचुअल्स या उनके प्रति जो हमारा प्रेयर्स या मोड जो करने का तरीका है, उन चीज़ों को इनकलकेट करके उनके प्रति यदि हमारा एक हमारे अंतःकरण में एक यदि स्वच्छ और उनके प्रति एक बहुत ही पवित्र जो इमेज है, सेक्रेड इमेज, सो दिस इज कॉल्ड रिलीजियोसिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? Yes, sir. रिलीजियसनेस का मतलब देखो, गुरखिम ने रिलीजन को डिफाइन किया है, उन्होंने सेक्रेड और प्रोफेन में डिवाइड किया है। रिलीजन का मतलब हमारे किसी, देखो एक मार्कर, एक पेन भी गॉड हो सकता है। यदि उनके प्रति एक पेन से तुमने कोई एग्जाम लिखा और तुमने पास कर गया और उस पेन को घर में बड़ी सम्मान के साथ रखते हो, धूप आरती दिखाते हो, गंदे नहीं करते हो, और उस पेन के प्रति जो तुम्हारी श्रद्धा है वही उस पेन की वैल्यू को बढ़ा देता है। तो रिलीजियोसिटी का मतलब है कि हम अपने पवित्र धार्मिक चीजों को, एक सुपर नेचुरल पावर के प्रति हम अपने आप को कमिटमेंट दिखाते हैं, पहला बात। और ये रिलीजियोसिटी में जब बहुत ज्यादा रिजिडिटी आ जाता है, फ्लेक्सिबल, इसका मतलब है कि हमारा धर्म और दूसरे का धर्म, हम दूसरे के प्रति जब वो रिलीजियोसिटी एक विरोधाभासी होने लगता है या दूसरे के एंटेगोनिस्टिक होने लगता है, दूसरे के विपरीत हम काम करते, सही में यदि हिंदू या कोई मुस्लिम, यदि दो सही सच्चे में एक मुस्लिम है और सच्चे में एक हिंदू है, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट और तनाव बिल्कुल होगा ही नहीं। यदि सच्ची जो शरीयत लॉ है या मुस्लिम में जो एक सच्चे मुस्लिम है, देखो अरब देश के मुस्लिम, इनको तो मुस्लिम मानते नहीं, हमारे इंडिया के लोगों, इंडिया के जो मुस्लिम है, सच्चे मुस्लिम का जो ओरिजिनल जो मुस्लिम है, वो कहीं से भी ये नहीं सिखाता कि दूसरे की अटैक करो, दूसरे जानवरों को मारो, कहीं से भी नहीं कहता कि काऊ हत्या करो। उनके अच्छे लॉ हैं, उनके अच्छे सिद्धांत हैं, उनके डॉक्ट्राइन हैं। ये लोग तो मिसगाइडेड हैं, इन लोगों तो भर के भटके हुए हैं, ये लोग तो कन्वर्टेड है मुस्लिम। तो एक सच्चा यदि मुस्लिम सिद्धांत के को पालन करने वाले एक मुस्लिम, एक सिख, एक क्रिश्चियन और एक हिंदू हो, तो सभी के बीच एक ही चीज होती है, जो कि विवेकानंद ने कहा है और बड़े बड़े थिंकर्स ने कहा है। और हर एक धर्म का अल्टीमेट जो है चीजें एक ही जगह पे आ जा रहा है, वो पॉजिटिव। लेकिन इसमें जब एंटेगोनिस्टिक होता है तो रिलीजियोसिटी, यदि वह कई बार जो है वही से ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और वह कम्युनलिज्म को जन्म देता है। आर यू गेटिंग योर पॉइंट्स? Yes, sir. हिमांशु, Yes, sir. एनीबॉडी, रोहित, आर के, और जो स्टूडेंट्स जुड़े हो, ठीक है, आस्था, अनिष्का, निकिता, सब लोगों से मौका दिया जा रहा है। आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, पूछें, नहीं तो मैं आगे टॉपिक्स की तरफ चलूंगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं। आप लोगों को कुछ डाउट हो तो पूछ लेना कभी। सेकुलरिज्म इन इंडिया, पीपीटी दिखाई दे रहा है? आर यू वाचिंग? नो सर, अभी वो लिस्ट दिख रही है पीपीटी की, पीपीटी ओपन नहीं हुआ है। पीपीटी की लिस्ट देखिए, ओपन नहीं हुआ है। लेट्स सी, एक यस सर। मिनट, एक मिनट। हिमांशु, दिखाई दे रहा है सेकुलरिज्म? यस सर। Yes, this is called secularism. This is very important topics. Secularism में first meaning and definition. Meaning and definition. अब इसको समझो। यदि हो सके तो आप लोग कॉपी पेन रखो, कुछ वर्ड, कुछ चीजें, टेक्निकल चीजें जो कि यहाँ नहीं मिलेंगे, उनको आप जरूर राइट डाउन करना या समझने की कोशिश करना। Firstly, secularism has different meaning in different contexts. By 42nd Amendment Act 1976,
the word secular was added in the preamble of Indian Constitution. भारत के संविधान के प्रस्तावना में यह लाया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, it refers that the state will not follow any religion in decision making, in policy formation और in administration. किसी धर्म के आधार पे हमारा जो केंद्र सरकार है वह कोई निर्णय नहीं लेगा, कोई पॉलिसी नहीं बनाएगा, और स्टेट विल गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। स्टेट हर एक धर्मों को बराबर का सम्मान करेगी। इवन जो माइनॉरिटी रिलीजन है, अल्पसंख्यक रिलीजन है, उनको बिल्कुल आर्टिकल 29 और 30 के तहत विशेषाधिकार दिया गया, उनको सेफ्टी वल्व दिया गया कि उनके साथ उनको हम विशेष सुरक्षा कवच दिया गया। एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हर एक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का विश्वास, आस्था का फ्रीडम है अंडर आर्टिकल 25। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? Yes, sir. Professor M.N. Srinivas, a well-known intellectual, उन्होंने कहा सेकुलराइजेशन इज ए सोशल चेंजिंग एज वेल एज प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट। सोशल चेंजिंग एज वेल एज प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि यदि सेकुलरिज्म एक ऐसा अवधारणा है जो समाज में परिवर्तन को सुनिश्चित करता है और विकास को सुनिश्चित करता है, यानी कि वैज्ञानिक अवधारणा, ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के रूप में उन्होंने डिफाइन की। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह elaborated that secularization is a modernizing concept, कि यदि हम अपने आप को मॉडर्न क्लेम करते हैं तो हमें सेकुलर होना पड़ेगा। इट इज डेमोक्रेटिक, मतलब सेकुलरिज्म को मानना मीन्स वी थिंक डेमोक्रेटिकली। यदि हम डेमोक्रेटिक हैं तो डेफिनेटली हम सेकुलर होंगे, यदि हम सेकुलर हैं तो डेफिनेटली हम डेमोक्रेटिक होंगे। दोनों में एक तरह का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। उसी तरह से यदि हम कहते हैं कि वी आर मॉडर्न, हम व्यक्तिगत लेवल पे हम मॉडर्न हैं या हमारा सोसाइटी मॉडर्न है, तो फिर देखा जाएगा कि आप धर्म के प्रति सेकुलर एटीट्यूड रखते हो कि नहीं रखते, लाइक दैट। सो इन दिस वे गांधीयन व्यूज ऑन सेकुलरिज्म आर गुड। गांधी जी से किसी ने पूछा कि वेदर आर यू हिंदू? गांधी जी ने कहा यस आई एम हिंदू, आई एम ए मुस्लिम ऑल्सो, आई एम ए पारसी एंड ज्यूज ऑल्सो। इसका मतलब था कि हम यदि एक सच्चे हिंदू है या सच्चे मुस्लिम है तो वह सारे एक तरह का सेकुलर माइंड को पढ़ाता है। उन्होंने कहा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, रिलीजन आर द डिफरेंट पाथ टू रीच द गॉड। सो गांधीयन व्यूज जो हैं उस पर हम लेंगे तो यहाँ 4 व्यूज हो गए। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल व्यूज, एक महात्मा गांधी ने सेकुलर को लिया, हर एक धर्मों के प्रति एक तरह की उन्होंने बात रखी। फिर प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास ने इसको सोशल चेंजिंग और प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट के रूप में एक्सप्लेन किया, एंड प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने इसको एक मॉडर्नाइजिंग एंड रैशनल कॉन्सेप्ट के रूप में एक्सप्लेन किया। और भी सेकुलरिज्म को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो विजन है वह काफी ट्रांसपेरेंट है। वह भारत को एक सेकुलर कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं और वह सोशलिस्ट मॉडल को भी लाना चाहते थे इंडिया में। नशा वाला जो सोशलिस्ट मॉडल है, सेकुलर एंड सोशलिस्ट, ये सोशलिस्ट वर्ड भी डाला गया 42nd अमेंडमेंट के तहत। तो वह सोशलिस्ट और सेकुलर, यानी कि भारत में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने इंडिया और पाकिस्तान 2 देश बने। बहुत सारे जो मुस्लिम थे पाकिस्तान चले गए, लेकिन स्वेच्छा से गए, फोर्स डाउन करके हमने नहीं भगाया। हमारा देश में यह घोषणा किया गया जो इंडिया में रहना चाहते हैं इंडिया में रहें, जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं पाकिस्तान। जो मुस्लिम इंडिया में रह गए उनके प्रति हमारा बिल्कुल ऐसे ही भाव है कि वह हमारे नागरिक हैं, उन्होंने देश के फ्रीडम मूवमेंट में हर एक तरह से योगदान दे रहे हैं, नेशनल बिल्डिंग। तो उस तरह से हम ये नहीं कहें कि हम इंडिया में नहीं रहने दें,
या हमने आज़ादी के बाद एक जैसे पाकिस्तान है शरीयत लॉ पर बेस्ड कानून को अपना लिया, हमारे देश में हिंदू धर्म पे आधारित कानून को नहीं अपनाया, हर एक धर्मों को सम्मान दिया, लाइक दैट. सो इन दिस पर्सपेक्टिव वी विल सी सेकुलरिज्म. अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेकुलर सोसाइटी, यदि एक सोसाइटी क्लेम करता है कि आज पूरे दुनिया में हर एक समाज क्लेम करता है कि वी आर सेकुलर, एंड भारत में सेकुलरिज्म को लेकर के काफी बहस छिड़ी होती है. अक्सर होता है कि सेकुलर, थोड़ा सा भी कोई बात हुआ तो फिर सेकुलरिज्म आ जाता है, सेकुलर आ जाता है. ये तो बीजेपी वाला, आरएसएस वाले को ये कट्टरपंथी हैं, हिंदुत्ववादी हैं, फिर उस संगठन के बारे में, उस संगठन के बारे में मीडिया में बहुत सारे डिबेट होते हैं और फिर एक विवाद का विषय बन गया. इन ट्रूली वी कैन सी कि व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेकुलर सोसाइटी. सेकुलर सोसाइटी में क्या क्या होता है, या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनको हम देखेंगे वन बाय वन. फर्स्ट पॉइंट होगा इसमें, स्टेट इज केप्ट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन. ये सेकुलर स्टेट यदि होगा तो रिलीजन जो होगा बिल्कुल स्टेट से अलग होगा, यानी कि राज्य से, पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल पार्टी से रिलीजन का कनेक्शन कम होगा. रिलीजन पर्सनल अफेयर्स होगा कि व्यक्ति अपना वर्शिप कैसे करता है, पूजा कैसे करता है, चर्च में जाता है या मंदिर में जाता है, ये इससे सरकार को कोई मतलब नहीं. लेकिन क्या आप सोचते हैं कि भारत में स्टेट धर्म से अलग है? नहीं. अब माइनॉरिटी रिलीजन को देख लो, देखो हमारे यहाँ हज के लिए हमारे यहाँ क्या होता है, सब्सिडी दिए जाते हैं. हमारे यहाँ माइनॉरिटी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को फंडिंग दिया जाता है. मदरसा एजुकेशन के लिए सरकार पैसे देते हैं, स्टेट फंडिंग होते हैं. तो कई बार ऐसा है कि सरकार का उन पर कंट्रोल होता है. तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए. भाई रिलीजन आपका धर्म है, आप जैसे मानो, आप मदरसा बनाओ, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ. तो भारत में क्या है कि दोनों थोड़ा सा मिले जुले हैं, घुले मिले हैं, रिलीजन और स्टेट, ये नहीं. लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में ऐसा नहीं है, जो हम वेस्टर्न और इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म की बात करेंगे वहां डिस्कस करेंगे. सेकेंड पॉइंट है एंटीथेसिस ऑफ कॉम्युनलिज्म. कॉम्युनलिज्म को मिटाने का सबसे जो इफेक्टिव तरीका है वह है सेकुलरिज्म. यानी कि अब एक एंटोनिम्स है, विरोधाभासी है कि यदि जहां जहां कॉम्युनलिज्म की इशू है, उसको खत्म करने का जो तरीका है वह है सेकुलर वैल्यू का डेवलपमेंट. कि वी शुड डेवलप द सेकुलर वैल्यू, और उस सेकुलर वैल्यू को हम विस्तार करके हम कॉम्युनलिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं. तो एक तरह से समझो कि एक डायग्नोस्टिक मेजर के तौर पे जो सेकुलरिज्म है वो होना है हमारी. थर्ड पॉइंट है स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट रिलीजन. सेकुलर सोसाइटी में एवरी रिलीजन इज रेस्पेक्टेड. माइनॉरिटी रिलीजन्स इज प्रोवाइडेड स्पेशल सेफ्टी वर्क, जो भारत में है. लेकिन कई बार और तरह से डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, इनफॉर्मल तरीके से, सोसाइटल लेवल पे, या ऐसे कुछ इलिटरेसी के कारण कुछ लीडर्स का स्टेट में, जिससे क्या होता है कि कॉम्युनल फोर्सेस, कॉम्युनलिज्म को बल मिलता है. स्टेट ऑर्गेनाइज तरीके से कहीं से भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता. हमारे यहाँ मुस्लिम को भी उतना ही अधिकार प्राप्त है जितना हिंदू को, उतना सिख को, कि हम हर एक इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट सबको है. व्हाट एवर द पॉलिसी डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट, यदि रोड बनता है, यदि वायुयान चलता है, यदि कोई बहुत बड़े कोई इंडस्ट्री लगता है, तो उसमें हिंदू भी काम करते हैं, मुस्लिम भी, सिख भी. ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए स्पेशल कोई हुआ है. तो इन दिस कंटेक्स्ट यू नो कि यहाँ हमारे देश में तो ये नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. लेकिन कई बार जब ऐसे लगता है कि भाई मुस्लिम में पॉवर्टी रेट ज्यादा है, लिटरेसी रेट ज्यादा है, तो उनके अपने रीजन है उसके पीछे. अब मान लो कि यदि कोई सरकार क्या करेगा, तुम नहीं पढ़ोगे और तुम
हमारे देश में 2 चाइल्ड नॉर्म्स भी बनाएगा तो विवाद हो जाएगा, बोलेगा कि नहीं भाई हमारे यहाँ परिवार नियोजन कार्यक्रम फेल कर गया। तो एक जनसंख्या जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ वह एक बड़ा फैक्टर्स है। रेशनलाइजेशन ऑफ रिलीजियस बिलीफ, आज हमारे देश में धर्म के नाम पे क्या क्या हो रहे हैं। धर्म के नाम पे बहुत सारे डॉगमेटिक प्रैक्टिसेस हैं, अंधविश्वास हैं, एनिमल सेक्रीफाइस होते हैं। ये अंधविश्वास के नाम पे बाबा लोग सब लूट मचाए हैं। मैजिक है, टोना है, जादू है, झाड़ फूंक है, क्या क्या प्रैक्टिस हो रहे हैं धर्म के नाम पे। और वो धार्मिक आजादी के नाम पे, छूट के नाम पे ये लोग कर रहे हैं। धर्म को कमर्शियलाइज कर दिया गया, व्यवसायीकरण। एक यदि शनि पद्मनाभन मंदिर और बालाजी ट्रस्ट और तिरुपति बालाजी और क्या कहते हैं शिरडी मंदिर को यदि सारे धन को यदि बांट दिया जाए तो भारत में आधी गरीबी खत्म होती। इतने पैसे रुपए सोने चांदी इनके पास। कई बार वो धर्म को आज ऑनलाइन पूजा होता है। ऑनलाइन बताओ, धर्म का ऑनलाइन पूजा होता है, ऑनलाइन फीस होता है, ऑनलाइन क्या कहते हैं एंट्री होता है। आपने 45 करोड़ दिया साईं बाबा को तो ज्यादा प्रसन्न होंगे, और 45 रुपये दिया तो उसी मात्रा में। ऐसा नहीं होता है। आप बिल्कुल कुछ नहीं मंदिर में लेके जाओ, सीधे श्रद्धा के साथ जाओ तो आपको फल नहीं मिलेगा। धर्म के नाम पे जो आज व्यवसायीकरण हो गया, कमर्शियलाइजेशन हो गया। सो दिस ऑल थिंग्स शुड बी रेशनलाइज्ड कि सेकुलर सोसाइटी में religion is a matter of belief, religion is a matter of sacredness, religion is a matter of piousness। यह पैसे से, सोना चांदी चढ़ाने से, मुकुट चढ़ाने से भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, या बकरे को बलि प्रदान देने से महिलाओं को एंट्री नहीं दिए जाते। वही महिलाओं को नहीं एंट्री दिए जाएंगे तो क्या हो जाएगी, महिलाएं चली जाएंगी मंदिर में तो क्या हो जाएगा, दरिद्र चला जाएगा। तो दिस इज ये कि वेरीवर सेकुलराइजेशन तब होगा जब हम रिलीजन में ऐसे जो डॉगमेटिक प्रैक्टिसेस हैं उसको हम बैन करेंगे, उसको खत्म करके उसके प्रति एक वैज्ञानिकता को लाएंगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट को लाएंगे। आप बैठे रहो, कोई काम नहीं करो, कोई ईश्वर दे दे, ईश्वर दे दे, गॉड आपको दे देगा, पैसा दे देगा, धन दे देगा, आईएएस बना देगा, आईपीएस बना देगा, नहीं होगा ना। कि जब हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, सीखेंगे, तब हम आपको बनेंगे, तब देन गॉड एंड लक कम इन योर पिक्चर। सो दिस इज ये रेशनलाइजेशन होना चाहिए। वट एवर द डॉगमेटिक प्रैक्टिसेस इन एवरी रिलीजन, इस्लाम में हो, है हिंदू में है और धर्मों में है, उसके प्रति हमें वैज्ञानिकता लानी है। तो देन हम कहेंगे कि यस इट इज सेकुलर। देन कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ कंपोजिट और मास कल्चर। हमने मास कल्चर एंड कंपोजिट कल्चर अर्लियर भी डिस्कस किया है कि जैसे जैसे इंडिया में कंपोजिट कल्चर एंड मास कल्चर डेवलप होगा तो सेकुलराइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। हम एक पार्टिकुलरिस्टिक कल्चर से उभर करके एक ब्रॉडर मैक्रो लेवल कल्चर के पार्ट बनेंगे। ग्लोबलाइजेशन के दौर में ऐसा हो रहा है। सो इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन कि टुडे ग्रेजुअली वी आर जस्ट बिकमिंग द पार्ट ऑफ द कंपोजिट एंड मास कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, सिंस वी हैव टू इंटीग्रेट विद द वर्ल्ड कम्युनिटी और द स्पिरिट ऑफ इंडियानेस। सो इन दिस कंटेक्स्ट जैसे जैसे ये हम अपने एक पर्टिकुलर कल्चर से ऊपर उठ के एक ब्रॉडर कल्चर के पार्ट बनते हैं तो वह सेकुलराइजेशन की तरफ हम जाते हैं। अब अमेरिका में क्या है, अमेरिका में देखोगे तो जापानीज हैं, वहाँ चीन के लोग हैं, वहाँ फ्रांस के लोग हैं, वहाँ इंडिया के लोग हैं, और ये सारे अलग अलग रिलीजन और कल्चर्स के लोग जब एक जगह रहते हैं तो वहाँ कोई क्रिश्चियन धर्म या हिंदू धर्म या कोई बौद्ध धर्म के आधार पे नहीं होता। वहाँ का जो एक ही धर्म है सेकुलर रिलीजन। यस इट इज योर, आप चर्च में जाओ एंड इट इज माई कि मैं मंदिर में जाऊं और कोई गिरजाघर में और कोई क्या कहते हैं मस्जिद में जाए, और उस सब में एक इंटीग्रेशन को रखना हो, तभी जाकर के वहाँ एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में लोग एग्जिस्ट कर पाते हैं, लाइक दैट। तो दिस इज हियर मास एंड कंपोजिट कल्चर। See, development of democratic spirit. This is the next point कि whenever you think सोसाइटी में लोग डेमोक्रेटिकली थिंक करेंगे, डेमोक्रेटिक मीन्स मेजोरिटी व्यू,
कि हर एक लोगों का पार्टिसिपेशन एंड द ओपिनियन एंड व्यूज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो डोमिनेट करते हैं। सो हम इफ यू थिंक डेमोक्रेटिकली, लोगों ऐसा करते हैं कि नहीं भाई ये चीज है, तो डेमोक्रेटिक फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होंगे उतनी ही सेकुलरिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। दोनों में एक म्यूचुअल इंडिपेंडेंट का रिलेशनशिप है। सेकुलरिज्म, secular process of secularization contributes to democratization and the process of democratization contributes to secularization। एक दूसरे के पूरक है। Then a strong and active civil society, a strong and active civil society, if people are very well educated, well developed, और यानी कि युवा वर्ग में अवेयरनेस है, कॉन्शसनेस है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इससे सिविल सोसाइटी स्ट्रांग होता है। और जब सिविल सोसाइटी स्ट्रांग होगा तो इससे सेकुलराइजेशन और डेमोक्रेटाइजेशन आगे बढ़े। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ भी स्ट्रांग हो रहे हैं सिविल सोसाइटी अर्बन एरिया में खास करके, बट इन रूरल एरिया में अवेयरनेस नहीं है, कॉन्शसनेस नहीं है, एजुकेशन का लेवल लो है, जिससे सिविल सोसाइटी इज वेरी पुअर। सो यू नो इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि सिविल सोसाइटी का स्ट्रांग होना मीन्स हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं उनका पढ़े लिखे होना, उनका अवेयरनेस होना। आप सोशल मीडिया से लोग अवेयर हो रहे हैं, बट एजुकेशन बहुत मायने रखता है उसके लिए। सो व्हेनेवर दे बिकम वेरी अवेयर एंड कॉन्शियस टुवर्ड्स देयर स्टेटस इन सोसाइटी, डेफिनेटली इट विल कंट्रीब्यूट्स टू द डेमोक्रेटाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन। 8वां पॉइंट है कंड्यूसिव फॉर सोशल चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन। डेफिनेटली कि सेकुलराइजेशन एक ऐसा फैक्टर्स है जो सोशल चेंज को लाता है और समाज को आधुनिक बनाता है, मॉडर्न बनाता है। यानी कि हम यदि सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली मॉडर्न होना चाहते हैं, समाज में हम बहुत बड़ा परिवर्तन देखना चाहते हैं, मतलब पॉजिटिव चेंज देखना चाहते हैं, तो उसके लिए सेकुलर रास्ते को अपनाना ही होगा। सो इन दिस वे सेकुलराइजेशन जो है एक तरह से वो रास्ता है जिस रास्ते पे चल के हम सोशल चेंज को इंश्योर कर सकते हैं, सोसाइटी को मॉडर्न बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इन सेकुलर सोसाइटी में ये नहीं होगा कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लॉ होगा, जैसे मोनार्कियल स्टेट में होता था, राजा ने जो बोल दिया वही है। मीन्स लॉ ऑल द सिटीजन अबाइड बाय कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आज हमारे यहाँ संविधान है और वह संविधान सब लोगों पे इक्वली लागू होता है, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, महिला हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, तभी जाके कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी मेंटेन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट अक्सर इनके प्रिजर्वेशन और रक्षक के रूप में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यदि होगा कि हर एक लोगों को हम एक लॉ का जो अधिकार है, बराबर अधिकार, राइट, ड्यूटीज को हम चेक करते हैं, तो ये सेकुलराइजेशन को आगे बढ़ाता है। सो दिस इज योर पॉइंट, दिस आर द पॉइंट हियर कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आईना है हमारा प्रियम्बल, वी द पीपुल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट इंडिया एज ए सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोशल जस्टिस, ये सब जो पढ़ती है। 1 मिनट देखो, ये आ गया फिर स्लॉट दो, सुनो उड़ गया, 1 स्लॉट और देना, फिर से लिंक भेज नहीं, अपने आप कट गया, टाइम हो गया रिकॉर्ड। So this is a constitutional law. You now see this point. So here, this point. अब देखो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है पीपीटी तुम लोगों को? यस सर। सुप्रीम कोर्ट इन एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये पढ़ रहे हो, दिखाई दे रहा है? यस सर। यस, उसमें एक वर्डिक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में माना था, कहा था कि सेकुलरिज्म
was an integral part of basic structure of Indian Constitution. ये ध्यान में एकदम पूरी तरह से रख लो. Secularism was an integral part of basic structure of Indian Constitution. इसका मतलब ये हुआ कि सेकुलरिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. और यदि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो केशवानंदन भारती बनाम यूपी जो भारत सरकार में आया था उसमें दो जजमेंट आए थे. एक तो आया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, नहीं बदला जा सकता. और फिर इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो इंदिरा गांधी डिक्टेटर महिला ने अपने टॉप के जज को रखवा करके ये कहवा लिया कि इवन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज बाय पार्लियामेंट. तो उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का बदल नहीं सकते. इंदिरा गांधी को लगा कि हमारा पावर तब तो कुछ नहीं रहा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है. उन्होंने दूसरे बेंच से भी कहा यानी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में संविधान जो बनाने के बेसिक स्ट्रक्चर को भी बदला जा सकता है. बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब हुआ हमारा प्रियम्बल, हमारा फंडामेंटल राइट, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट. तो इसको एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेकुलरिज्म जो है वह बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ठीक. यस सर. अब देखो ये देखो आर्टिकल 14 टू 21 इसमें क्या कहता है. ये हमारा फंडामेंटल राइट इक्वालिटी से संबंधित. A same right without any discrimination on any ground according to Article 41 all will enjoy. भारत में हर एक नागरिक को 14 में है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. फिर क्या कहते हैं उसके बाद नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ है रिलीजन, कास्ट, क्रीड. 16 में है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. 17 में अनटचेबिलिटी. फिर है एबोलिशन ऑफ टाइटल. ऐसे ऐसे करके 21 तक ऐसे फंडामेंटल राइट दिए हैं. 21A में क्या है, अभी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऐड किया है. ये सारे राइट जो है ये दिखाता है सेकुलर सोसाइटी में मिलता है लोगों को. और हमारा संविधान में कहता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 ऑल दोज हु रिजाइड इन इंडिया आर फ्री टू कॉन्फेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन ऑफ वंस ओन चॉइस सब्जेक्ट ऑफ कोर्स ऑफ सोशल हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर. हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने अकॉर्डिंग अपना धर्म का चयन कर सके. इसमें कोई उसको दबाव राज्य की तरफ से नहीं होगा. हम हिंदू हैं, हम चाहे मुस्लिम बन जाए, मुस्लिम हिंदू बन जाए तो उसको पूरा फ्रीडम है. ठीक है. हम किसी भी धर्म, आस्था, विश्वास में हम, ये मेरा फंडामेंटल राइट है. ये हमारे आर्टिकल 25 कहते हैं. अब ये टॉपिक्स देखो काफी रेलिवेंट है. और ये देख रहे हो इंडियन एंड वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म. यस सर. और ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी में. ठीक है. रिपीटेड क्वेश्चन 2 बार आया है मेंस एग्जामिनेशन में. यस सर. इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म एंड वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म. आप 12वीं क्लास का पॉलिटिकल थ्योरी बुक पढ़े हो? हाँ सर, ये टॉपिक पढ़ा हूँ, क्वेश्चन देखा था. तो हाँ, तो 12वीं क्लास का पॉलिटिकल थ्योरी वाला में एक चैप्टर कंप्लीट है सेकुलरिज्म. ठीक है. यस सर. यस सर. उसको तुम लोग कनेक्ट करना, एनसीईआरटी पढ़ना, उसमें बहुत सारा डिटेल में लिखा हुआ है. ठीक है. यस सर. अब सिंपल यहाँ मैं तुमको समझाता हूँ इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म एंड वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में क्या है. हमारे वेस्टर्न सोसाइटी में जैसे हमारे यहाँ सनी सिंगनापुर या फिर क्या कहते हैं सबरीमाला का इशू आया, फिर सुप्रीम कोर्ट आ गई, सरकार आ गई और महिला को बोल दिया कि भाई नहीं, महिला जाएगी मंदिर, कह दिया ना. वेस्टर्न सोसाइटी में क्या होता है, यदि चर्च कहता है कि चर्च में महिला नहीं आ सकती. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? चर्च में Yes, sir. महिला को अधिकार, यदि क्रिश्चियन धर्म कहता है कि महिला चर्च में नहीं आएगी, तो वेस्टर्न का जो कानून है, वेस्टर्न मॉडल जो है, उसमें कानून, वहां का कानून या सरकार कुछ भी नहीं कर सकता. वो चर्च का मामला. आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
यानी कि चर्च के मामले में वहां का प्रशासन, वहां का स्टेट, वहां का सरकार दखलंदाजी नहीं देता है, और स्टेट के मामले में यानी कि प्रशासन जब सरकार कोई कानून बनाता है, कोई पॉलिसी लाता है, तो उसमें चर्च का दखलंदाजी नहीं होता। यानी कि स्टेट एंड रिलीजन एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है वेस्टर्न में। बात समझ में आया? यस सर। हाँ सर। अच्छा, इंडियन मॉडल में क्या है? इंडियन मॉडल में यदि हमने बोल दिया सबरीमाला मंदिर में भाई महिला का अलाउ नहीं है, या शनि सिंगनापुर में महिला नहीं जाएगी, तो हमारे यहाँ पहले क्या हुआ कि महिला संगठन आएगा, एक तो लीडर आएगा, प्रोटेस्ट होगा, आंदोलन होगा, तोड़फोड़ होंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर सरकार की पॉलिसी आएगा, और फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि महिला को अलाउ करो, फंडामेंटल राइट। तो हमारे में क्या है, इंडियन सोसाइटी में क्या है कि रिलीजन के मामले में स्टेट और क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरवेंशन है, और फिर सरकार यदि कोई ऐसा काम करेगा, मान लो कि जैसे सरकार ने अभी हेलमेट का नियम बनाया दिल्ली में कि भाई जो पीछे में बैठता है कोई बाइक पर में, लड़कियां बैठता है, औरतें बैठता है, तो उसको भी हेलमेट पहनाओ, और जो आगे सरदार जो पगड़ी बनता है उसको छोड़ दिया धर्म के नाम पर में। क्या सरदार यदि पगड़ी में यदि बाइक से गिरेगा तो उसका सर नहीं फूटेगा? और महिलाओं को यदि गिरेगी तो महिला का सर नहीं फूटेगा? यानी कि कहीं ना कहीं से जो प्रशासन या जो हमारा जो पॉलिसी मेकर्स और जो स्टेट है वह रिलीजन के मामले में दखलंदाजी डालता है कि भाई तुम ये मतलब ये नहीं करोगे, तुम पब्लिक प्लेसेस पे या किसी और चीजों को लेकर के। मेजर अंतर यही है, पहला। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी रिलीजन को स्टेट फंडिंग होता है, जैसे मदरसा को सरकार पैसे देते हैं चलाने के लिए। मुस्लिम यदि कोई मदरसा वहां जाता है, क्या कहते हैं, हज करने जाता है, तो हज सब्सिडी दिया जाता है। वेस्टर्न में ऐसा कोई भी चीज नहीं दिया जाता कि रिलीजन को सब्सिडी देना। यदि कोई धार्मिक समुदाय अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहा है तो उसकी फंडिंग अपना वो करेगा, इसमें स्टेट को पैसा नहीं देना पड़ता। हमारे यहाँ कह रहा है कि भाई हमको भी कैलाश मानसरोवर हिंदू अब मांगने लगे कि हमको भी फंडिंग करो, मेरा 2 लाख रुपया खर्चा होता है। हज सब्सिडी देना या मदरसा एजुकेशन के लिए पैसे रिलीज करना, ये स्टेट का काम नहीं है। वेस्टर्न सोसाइटी में स्टेट एक भी पैसा नहीं देगा किसी माइनॉरिटी रिलीजन को, उसको विशेष राइट जैसे हमने आर्टिकल 29 में दिया, 30 में दिया है कि माइनॉरिटी को स्पेशल एजुकेशन, वो सब कोई स्पेशल विशेषाधिकार कुछ नहीं होता, ना सरकार पैसे देता जैसे हमारी सोसाइटी में देता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस सर। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, 2 बार आ गया है वेस्टर्न मॉडल और इंडियन मॉडल। ये बिल्कुल हम उससे एक हमारा खिचड़ी पका हुआ है हमारे में। अच्छा देखो खिचड़ी क्या मतलब जरूरत भी पड़ता है, देखो वो वेस्टर्न सोसाइटी के हिसाब से फिट है। हमारे सेकुलरिज्म में कहीं ना कहीं से रिलीजन के मामले में यदि बहुत सारे अंधविश्वास हैं, बहुत सारे पिछड़ेपन हैं, बहुत सारे इश्यूज है, इसीलिए हमने हमारा सेकुलरिज्म का मॉडल अपना एक अलग मॉडल है। अब ये कहेंगे कि नहीं मेरा मॉडल गलत है, ये भी ठीक नहीं होगा।